हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक मंगल आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे अपने केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स पार्ट 3। बच्चों, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स का यह है पार्ट 3। लेक्चर नंबर 4 से मैंने हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन को चालू किया हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हो लेक्चर नंबर 4 के अंदर तो मैंने आप लोगों को समझाया है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, मतलब हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स का पूरा जनरल इंट्रो बताया था मैंने आप लोगों को। देन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हमने पढ़ा था हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स पार्ट 2। ठीक है, उसके अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फ्लोरीनेशन एंड क्लोरीनेशन। ठीक है, और अब है लेक्चर नंबर 6 हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स पार्ट 3। ठीक है, आज हम यहाँ पे फाइनल हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स को खत्म करेंगे और आज हम इसमें पढ़ेंगे ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। ठीक है, तो चालू करते हैं आज अपन यहाँ पे ब्रोमिनेशन। देखना बच्चों अच्छे से, थर्ड आएगा यहाँ पे ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन्स। अब आपको पता हो तो कल मतलब पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिएक्टिविटी के बारे में समझाया था, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है हेलोजेंस के अंदर? फ्लोरीन की। और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होती है? आयोडीन की। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे ब्रोमाइन की बात करूं तो ब्रोमाइन की जो रिएक्टिविटी है वो फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों से कम है। ब्रोमाइन की जो रिएक्टिविटी है वो फ्लोरीन से भी कम है और क्लोरीन से भी कम है। ठीक है, यहां पे आप अच्छे से याद रखना। देखो, ब्रोमाइन जो होता है, ब्रोमाइन की जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीटली सिमिलर होती है किसके? क्लोरीन के। मतलब ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, ये भी अपने इसके अंदर भी जो पहली स्टेप जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है, सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक होती है, जैसे कि क्लोरीनेशन के अंदर थी। क्लोरीनेशन के अंदर भी पहली स्टेप क्या थी? एंडोथर्मिक। दूसरी स्टेप क्या थी? एक्सोथर्मिक। ब्रोमिनेशन में भी सेम रहेगा। तो ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन बिल्कुल सेम है, बस फर्क यह है कि जो ब्रोमिनेशन है वो क्लोरीनेशन के कंपेयर में स्लो है। ठीक है, जो ब्रोमिनेशन है वो क्लोरीनेशन के कंपेयर में क्या होता है? स्लो होता है। अब क्यों स्लो होता है? तो याद रखना, आपको मैंने बताया कि ब्रोमाइन की जो रिएक्टिविटी है वो क्लोरीन की रिएक्टिविटी से क्या होती है? कम होती है। ब्रोमाइन की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्लोरीन की रिएक्टिविटी से क्या होती है? कम होती है। इसकी वजह से याद रखना ब्रोमिनेशन जो होता है ये स्लो प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू क्लोरीनेशन। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले ब्रोमिनेशन इज कंप्लीटली सिमिलर टू क्लोरीनेशन। Bromination is completely similar to chlorination, but bromination is slower than chlorination. Full stop. It is due to less reactivity. It is due to less reactivity of bromine than chlorine. ठीक है, ये अच्छे से याद रखना बच्चों। ब्रोमिनेशन जो होता है वो क्लोरीनेशन के पूरा सेम होता है, मतलब ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ब्रोमिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्लोरीनेशन के प्रोसेस के क्या होता है? कंप्लीटली सिमिलर होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्पीड के बेसिस पे बात करूं तो ब्रोमिनेशन जो होता है वो क्लोरीनेशन के कंपेयर में क्या होता है? स्लो होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान रखना, इसका रीजन है लेस रिएक्टिविटी ऑफ ब्रोमाइन देन क्लोरीन। ठीक है, तो यहां पे अगर अपन यहां पे लिखे CH4 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ब्रोमिनेशन ऑफ मिथेन, ये मिथेन है। तो अगर यहाँ पे अपन ब्रोमिनेशन ऑफ मिथेन की रिएक्शन लिखें तो मिथेन का अगर हम ब्रोमिनेशन करें तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, CH3Br प्लस HBr। और क्लोरीनेशन के अंदर मैंने जो आपको कंडीशन समझाई थी कि अगर हमने इसे एक्सेस में लिया तब जाके हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा ब्रोमोमिथेन।
ठीक है ना, तब जाके हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा ब्रोमोमिथेन। अगर आपने इसकी बजाय यहाँ पे ब्रोमाइन को एक्सेस में ले लिया, अगर आपने इसकी बजाय यहाँ पे ब्रोमाइन को एक्सेस में ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और प्रोडक्ट आपको ब्रोमोमिथेन नहीं मिलेगा, देन ट्राई ब्रोमोमिथेन या टेट्रा ब्रोमोमिथेन मिलने का चांस होगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखना। तो ये हो ही गया होगा आपको क्लियर। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखना, मैकेनिज्म वगैरह सब बिल्कुल सेम है। तो ब्रोमिनेशन का जो प्रोसेस है वो क्लोरीनेशन के बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंस कहां पे आता है, यहाँ पे सिलेक्टिविटी रेशो वाला जो टॉपिक है। ठीक है ना, सिलेक्टिविटी रेशो जो कि आपको पता हो तो मैंने क्लोरीनेशन के अंदर समझाया था। सिलेक्टिविटी रेशो हम कब काम में लेते हैं, तो बच्चों सिलेक्टिविटी रेशो हम काम में लेते हैं तब जब हमें मेजर और माइनर बताना होता है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि जब हम बड़ा अल्केन लेते हैं तो बड़े अल्केन के केस में क्या होता है कि जब हम बड़ा अल्केन ले लेते हैं तो बड़े अल्केन के केस में एक से ज्यादा डिग्री के कार्बन वहां पे मौजूद होते हैं, तो फिर वहां पे जो प्रोडक्ट बनते हैं ना वो भी एक से ज्यादा बनते हैं। और वहां पे हमें माइनर एंड मेजर समझाना होता है, माइनर एंड मेजर बताना होता है, परसेंटेज बताना होता है, तो फिर हम उसके लिए सिलेक्टिविटी रेशो का क्या लेते हैं, कंसेप्ट। ठीक है, तो सिलेक्टिविटी रेशो चालू करने से पहले ये आप लोगों का मैंने कंप्लीट किया, तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, फिर हम यहाँ पे तो यहाँ पे सिलेक्टिविटी रेशो को समझने से पहले एक दो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसके बेसिस पे मैं आपको पूरा सिलेक्टिविटी रेशो समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखना यहाँ पे, तो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल क्या लेते हैं, ब्यूटेन। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया, ब्यूटेन। हम यहाँ पे इसका ब्रोमिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सुनना अच्छे से, आपको क्लोरीनेशन जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या सिखाया था आपको क्या करना है कि जब आपके सामने बड़ा अल्केन आए, बड़ा अल्केन मतलब एक ऐसा अल्केन जिसमें दो या दो से ज्यादा कार्बन मौजूद हो। ठीक है, जब आपके सामने एक बड़ा अल्केन आ जाए जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा कार्बन मौजूद हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वहां पे हर एक डिग्री के कार्बन को मार्क करना है। आपको ये देखना है कि उसके अंदर कितने डिग्री के कार्बन मौजूद है, और जितनी तरह के कार्बन वहां पे मौजूद है आपको उतने ही प्रोडक्ट बनाने हैं, मतलब मिक्सचर बनाना है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने डिग्री के कार्बन मौजूद है, 4, 1 2 सॉरी यहाँ पे 2 डिग्री के कार्बन मौजूद है। टोटल कितने कार्बन मौजूद है यहाँ पे, 4। अब डिग्री के हिसाब से आप देखो, तो ये जो दोनों के दोनों कार्बन है ये तो 1 डिग्री कार्बन है, और ये जो दोनों के दोनों कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ पे 2 तरह के कार्बन मौजूद है, प्राइमरी कार्बन एंड सेकेंडरी कार्बन। तो यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे, 2। एक बार तो मैं बनाऊंगा आपके सामने प्राइमरी ब्रोमोब्यूटेन, और एक बार मैं आपके सामने बनाऊंगा सेकेंडरी ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, तो देखो इधर एक बार तो प्राइमरी पे लगाओ, तो CH3 CH2 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 एंड Br। और एक बार आप सेकेंडरी पे लगाओ, तो CH3 CH2 CH2 CH Br एंड CH3। ये तो बना प्राइमरी वाला और ये बना सेकेंडरी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 तरह के डिग्री के कार्बन को यहाँ पे ऑब्जर्व किया, तो उसके हिसाब से मैंने प्रोडक्ट भी यहाँ पे कितने बनाए, 2 बनाए। एक तो बार तो प्राइमरी का बनाया और एक बार क्या बनाया मैंने, सेकेंडरी का बनाया। अब हमें फाइनली यहाँ पे बताना है कि कौन माइनर है और कौन मेजर है। ठीक है, तो क्लोरीनेशन के अंदर मैंने आपको समझाया था स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स। बच्चों जो हैलोजिनेशन का जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, हैलोजिनेशन के प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। हैलोजिनेशन का जो प्रोसेस होता है ना, तो हैलोजिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें इंटरमीडिएट क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। पहले दिन ही मैंने आपको मैकेनिज्म सिखाया था इसका पार्ट 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। तो फ्री रेडिकल जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही यहाँ पे मेजर की तरह बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शरी, तो मेजर प्रोडक्ट किसका बनना चाहिए, टर्शरी का बनना चाहिए। अब हमने क्लोरीनेशन पूरा का पूरा डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। तो क्लोरीनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्लोरीनेशन में कभी भी टर्शरी वाला मेजर प्रोडक्ट
नहीं बनता। वहां पे ज्यादातर अपने जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कौन बनता है? प्राइमरी वाला। ठीक है, टर्शरी वाला वहां पे मेजर प्रोडक्ट कभी बनता ही नहीं है। उसके लिए क्लोरीन की रिएक्टिविटी रेस्पॉन्सिबल होती है। तो फिर वहां पे हमने पूरा का पूरा काम सिलेक्टिविटी रेशो के हिसाब से समझा था। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आप अच्छे से याद रखना, सबसे स्टार पॉइंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट, कि बच्चों जो ब्रोमाइन जो होता है ना, ब्रोमाइन इज हाईली सिलेक्टिव। जो ब्रोमाइन होता है वो हाईली सिलेक्टिव होता है। हाईली सिलेक्टिव होने का मतलब यह है कि जो मेजर होता है ये उसी को मेजर बनवाता है। मतलब जो स्टेबल होता है ना सबसे ज्यादा, ये उसी के फॉर्म में सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा फ्री रेडिकल होता है? टर्शरी। तो ब्रोमाइन के केस में टर्शरी ही मेजर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से। मतलब जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना, वो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में आसानी से दिखाई देगा। प्राइमरी वाला सबसे लेस स्टेबल रहेगा, सेकेंडरी वाला उससे ज्यादा स्टेबल रहेगा, और टर्शरी वाला भी उससे ज्यादा स्टेबल रहेगा। मतलब प्राइमरी आपको हमेशा यहाँ पे माइनर के फॉर्म में मिलेगा, और सेकेंडरी टर्शरी आपको हमेशा यहाँ पे मेजर के फॉर्म में मिलेंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूं कि यहाँ पे प्राइमरी क्या है? माइनर है, और सेकेंडरी क्या है? यहाँ पे मेजर है। ठीक है, सेकेंडरी क्या है? यहाँ पे मेजर है। आ गई ये वाली बात समझ में? ठीक है ना। ऊपर वाला एग्जाम्पल हटा रहा हूं मैं, देखना यहाँ पे। एक एग्जाम्पल और देखो। CH3, CH, CH3 एंड CH3, इसका हमने ब्रोमिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो यहाँ पे वापस आपके सामने एक बड़ा अल्केन आ गया। तो क्या नियम है? बड़ा अल्केन अगर आपके सामने आ गया तो ये भी पक्का है कि प्रोडक्ट जो बनेंगे वो एक से ज्यादा बनेंगे। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले जितने भी डिग्री के कार्बन है वो मार्क करने हैं, और जितनी तरह के कार्बन है उतनी ही तरह के प्रोडक्ट बनाने हैं। अब यहाँ पे आप डिग्री के बेसिस पे देखो, यहाँ पे डिग्री के बेसिस पे दो तरह के कार्बन है। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और ये भी प्राइमरी है। लेकिन ये बीच वाला क्या है? यहाँ पे टर्शरी 3 डिग्री कार्बन है। ये डायरेक्ट 3 से अटैच है। तो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट आपको कितने टाइप के मिलेंगे? 2 टाइप के मिलेंगे। एक बार तो आपको मिलेगा प्राइमरी वाला, और एक बार आपको मिलेगा टर्शरी वाला। तो देखो यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट बनाओ। CH3, CH2, Br, और एक बनाओ आप टर्शरी वाला। तो CH3, Br एंड CH3। ये तो हो गया प्राइमरी वाला, और ये हो गया टर्शरी वाला। अब यहाँ पे मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा? आपको पता हो तो जब मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिया था तो क्लोरीन के अंदर मेजर कौन सा होना चाहिए था? टर्शरी, लेकिन था कौन सा? प्राइमरी। यहाँ पे मेजर कौन सा है? यहाँ पे टर्शरी ही मेजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेजर कौन सा आएगा? टर्शरी ही मेजर आएगा, और यहाँ पे प्राइमरी का रहेगा माइनर। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बोलता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, और मैंने अभी आपसे बोला कि जो ब्रोमाइन जो होता है वो हाईली सिलेक्टिव होता है। ठीक है ना, ब्रोमाइन जो होता है वो हाईली सिलेक्टिव होता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही आपको मेजर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ब्रोमाइन के केस में टर्शरी हमेशा मेजर होता है ना। ब्रोमाइन के केस में टर्शरी हमेशा मेजर होता है। क्यों? क्योंकि ब्रोमाइन की रिएक्टिविटी काफी कम है। अब ब्रोमाइन की रिएक्टिविटी काफी कम है तो वो मेजर के साथ, मतलब जो स्टेबल होगा ना, उस स्टेबल के साथ ही जुड़ने की कोशिश करेगा डायरेक्ट, और उसी के साथ वो मेजर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टर्शरी यहाँ पे मेजर होता है हमेशा। क्लोरीन के अंदर कभी टर्शरी मेजर नहीं होता। अब हमें रटने की जरूरत नहीं है, हम इस पूरी बात को सिलेक्टिविटी रेशो से समझेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अब मैं यहाँ पे फाइनली सिलेक्टिविटी रेशो से आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बच्चों, अब फाइनली अपन इसी बात को यहाँ पे किससे समझेंगे? तो यहाँ पे इसी बात को हम समझेंगे सिलेक्टिविटी रेशो से। ठीक है, कि भैया जो टर्शरी है, टर्शरी जो होता है वो क्लोरीनेशन के केस में कभी भी मेजर नहीं होता। ठीक है, लेकिन ब्रोमिनेशन के केस में टर्शरी मेजर है। तो यहाँ पे
आप इस बात को बिल्कुल क्लियरली कैसे याद रख सकते हो, तो आप तो सिलेक्टिविटी रेशो के हिसाब से याद रखो। मैंने आपको क्लोरीनेशन में भी बोला था कि आप सिलेक्टिविटी रेशो याद रखो, आपका कभी भी गलत नहीं होगा, और परसेंटेज भी हम निकालना सीख लेंगे। तो यहाँ पे फाइनली हम ले रहे हैं सिलेक्टिविटी रेशो, ठीक है ना, सिलेक्टिविटी रेशो, सिलेक्टिविटी रेशो फॉर ब्रोमिनेशन, फॉर ब्रोमिनेशन। तो आप अच्छे से याद रखना कि ब्रोमिनेशन के केस में सिलेक्टिविटी रेशो क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। इसका सिलेक्टिविटी रेशो क्या है, तो याद रखना 1:82:1600। अब आप खुद देख लो बच्चों यहाँ पे कि जो टर्शरी है उसका सिलेक्टिविटी रेशो डायरेक्ट कितना आ रहा है, 1600। अब टर्शरी का सिलेक्टिविटी रेशो डायरेक्ट 1600 आ गया, तो फिर तो कहना ही क्या, यही होगा पक्का मेजर, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल लिया है, मैं इसी के लिए पूरा का पूरा आपको दोबारा सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सिलेक्टिविटी रेशो आप अच्छे से याद रखना। प्राइमरी के लिए सिलेक्टिविटी रेशो क्या है 1, सेकेंडरी के लिए 82 एंड टर्शरी के लिए क्या है 1600, मतलब 1600, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखना, अपन यहाँ पे इसके लिए पूरा का पूरा समझते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में कर देता हूं पहले तो। देखना अच्छे से, ठीक है, ये मेजर है, और यहां पे मैं लिख देता हूं सिलेक्टिविटी रेशो, ताकि आप लोगों को आराम से यहां पे दिखता रहेगा सिलेक्टिविटी रेशो। हाँ, क्या था सिलेक्टिविटी रेशो, तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, इसके लिए क्या था 1:82:1600, ठीक है। चलो अब यहां पे अपन चालू करते हैं इसको, है ना। यहां पे इसमें प्राइमरी का और सेकेंडरी का रेशो निकालते हैं अपन, प्राइमरी एंड टर्शरी का, सॉरी, ठीक है। तो यहां पे तरीका क्या था, सबसे पहले तो आप प्राइमरी एंड टर्शरी के लिए क्या निकालोगे, रिलेटिव प्रोपोर्शन निकालोगे, है ना। प्राइमरी एंड टर्शरी के लिए हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव प्रोपोर्शन। फिर वो जो रिलेटिव प्रोपोर्शन आएंगे उसके हेल्प से हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो देखना यहाँ पे रिलेटिव प्रोपोर्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखना इधर, सबसे पहले तो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री, है ना। हमें यहाँ पे प्राइमरी का रिलेटिव प्रोपोर्शन निकालना है। अब तरीका क्या था, क्लोरीनेशन के अंदर समझाया था मैंने आपको, यहाँ पे प्राइमरी का आपको रिलेटिव प्रोपोर्शन निकालना है। अब प्राइमरी का रिलेटिव प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाओ आप, आपको प्राइमरी का रिलेटिव प्रोपोर्शन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इंटू सिलेक्टिविटी रेशो, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इंटू सिलेक्टिविटी रेशो। हाँ बच्चों, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 3 3 3, मतलब 9 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ 3 डिग्री, 3 डिग्री का रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 डिग्री का रिलेटिव प्रोपोर्शन होगा यहाँ पे नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन इंटू सिलेक्टिविटी रेशो, ठीक है, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन इंटू सिलेक्टिविटी रेशो। अब 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, एक ही है, और उसका सिलेक्टिविटी रेशो है सीधा 1600, तो क्या आएगा 1600, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिलेक्टिविटी रेशो कितना आया 9, और इसका सिलेक्टिविटी रेशो कितना, सॉरी, यहाँ पे इसका प्रपोर्शन कितना आया 9, और यहाँ पे इसका प्रपोर्शन कितना आया 1600, मतलब सम ऑफ टोटल, सम ऑफ ऑल प्रपोर्शन, सम ऑफ ऑल प्रपोर्शन, ठीक है। कितना आएगा सम ऑफ ऑल प्रपोर्शन, 1600 प्लस 9, मतलब 1609, ठीक है। सम ऑफ ऑल प्रपोर्शन कितना आएगा यहाँ पे 1609। तो फाइनली अगर हमें परसेंटेज निकालने हैं तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज ऑफ प्राइमरी तो कितना आ जाएगा 1600, प्राइमरी का, सॉरी, तो प्राइमरी का प्रपोर्शन कितना है यहाँ पे 9 अपॉन 1609 इंटू 100, ठीक है। और अगर अपन सेकेंडरी की बात करें, सॉरी टर्शरी की, तो टर्शरी का प्रपोर्शन कितना आएगा, ठीक है, ये टर्शरी का 1600 है ऊपर, तो 1600
अपॉन 1609 इंटू 100। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो काफी ज्यादा आएगा, ये काफी कम आएगा। ठीक है, तो अपन फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पे। हाँ जी, देखना फटाफट। तो यहां पे आएगा 900, ऊपर तो 900 हो गया, डिवाइड बाई 1609। ठीक है, 900 डिवाइड बाई 1609 तो 0.55 ओनली। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 0.55% केवल और केवल। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 99.45%। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों फाइनली ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है ना, और आप लोगों को आ भी गया होगा सिलेक्टिविटी रेशियो का टॉपिक समझ में। तो आप अच्छे से ये ध्यान रखना कि सिलेक्टिविटी रेशियो जो होता है, सिलेक्टिविटी रेशियो हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी हेल्प से एक तो हम कौन माइनर है कौन मेजर है ये हमेशा बिल्कुल सही बताएंगे, और एक उसके अलावा अगर आपसे किसी प्रोडक्ट का परसेंटेज भी पूछा जाए तो वो भी आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो फाइनली ये हुआ हमारा ब्रोमिनेशन कंप्लीट, और ये हो गया सिलेक्टिविटी रेशियो ऑफ ब्रोमिनेशन। आज फाइनली अपन यहाँ पे खत्म करेंगे हेलोजिनेशन। इसका लास्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं आयोडीनेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो फाइनली अपन यहां पे ले रहे हैं आयोडीनेशन, फोर्थ। आयोडीनेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स का आयोडीनेशन। देखना अच्छे से, अल्केन्स का यहां पे आयोडीनेशन कैसे किया जाए। ठीक है, अब जैसे फ्लोरीनेशन था वैसे ही आयोडीनेशन है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आयोडीन होता है, सबसे पहले तो जो आयोडीन होता है वो क्या होता है? मिनिमम रिएक्टिविटी होती है इसकी। तो याद रखना, मिनिमम रिएक्टिव आयोडीन जो होता है ये क्या होता है? मिनिमम रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब सुनना इसकी वजह से, देखो क्या होगा बच्चों। आयोडीन की जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी? सबसे मिनिमम होगी। ठीक है, आयोडीन की जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी? सबसे मिनिमम होगी, मतलब सबसे कम होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? तो इसको समझने के लिए जैसे मैं यहां पे रिएक्शन लिख देता हूं, फिर उसका मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, उसके हिसाब से आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने यहां पे मिथेन का आयोडीनेशन किया, आपने यहां पे मिथेन का क्या किया? आयोडीनेशन किया। ठीक है, अब जब आप मिथेन का आयोडीनेशन करोगे तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है। वो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, पहले तो मैं आपको ये आयोडीन की जो रिएक्टिविटी मिनिमम होती है ना, उसका कंसेप्ट समझा देता हूं। ये रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप आयोडीन का मिथेन का आयोडीनेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? CH3I प्लस HI। ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं अपन। ठीक है, और अगर आपको ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलानी है, जो कि हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे इसके साथ HiO3 एक एसिड होता है, ये भी हम यूज में लेंगे। अगर आपने यहाँ पे HiO3 डाल दिया तो ये रिएक्शन आपकी एक सिंगल डायरेक्शन में हो जाएगी। देन आपको फाइनली यहाँ पे आयोडीनेशन जब आप करोगे मिथेन का, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आयोडोमिथेन मिल जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन तो आ गई होगी आपको समझ में। इस HiO3 के बारे में मैं पूरा का पूरा डिस्कशन अभी बाद में करूंगा। पहले तो मैं यहाँ पे आपको क्या समझाने वाला हूं, आप ये सुन लो। आपको पता हो तो मैंने लेक्चर नंबर 4 जो था हमारा पार्ट 1, उसके अंदर आपको मैकेनिज्म समझाया था, और मैकेनिज्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो चेन प्रोपागेशन स्टेप होती है, सुनना अच्छे से, जो चेन प्रोपागेशन स्टेप होती है, चेन प्रोपागेशन स्टेप हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। चाहे आप फ्लोरीनेशन करो, चाहे आप क्लोरीनेशन करो, या चाहे आप ब्रोमिनेशन करो, तीनों के केस में जो चेन प्रोपागेशन स्टेप होती है वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक। लेकिन केवल और केवल आयोडीनेशन के अंदर वो एंडोथर्मिक होती है। तो वो समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होगा, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, पहले मैं आपको वाली बात समझा रहा हूं। तो अगर हम इसका यहाँ पे मैकेनिज्म देखें, तो जो चेन इनिशिएशन होगा, ठीक है, चेन इनिशिएशन के अंदर क्या होगा? जो I2 होगा इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और क्या बन जाएंगे? आयोडीन के फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे,
है ना। I2 का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और होमोलाइटिक क्लीवेज होने की वजह से, होमोलाइटिक क्लीवेज होने की वजह से या होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होने की वजह से यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, आयोडीन के फ्री रेडिकल्स, और इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब ये एंडोथर्मिक है, ये क्या है, एंडोथर्मिक। अब यहाँ पे सबसे मेन आप देखना चेन प्रोपागेशन, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देखना, चेन प्रोपागेशन। अब अगर मैं यहाँ पे चेन प्रोपागेशन वाली स्टेप देखूं तो चेन प्रोपागेशन वाली स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये जो आयोडीन का जो फ्री रेडिकल है, ये आयोडीन का फ्री रेडिकल किसके साथ जुड़ेगा, CH4 के साथ। मतलब पहले तो क्या होगा कि यहाँ पे आयोडीन का फ्री रेडिकल जो होगा वो CH4 को तोड़ेगा। CH4 को किस में तोड़ेगा वो, तो एक तो CH3 फ्री रेडिकल में और एक H फ्री रेडिकल में, और यहाँ पे ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, H के साथ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, CH3 फ्री रेडिकल एंड HI, ठीक है, CH3 फ्री रेडिकल एंड HI। और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो CH3 फ्री रेडिकल होगा ये फर्दर यहाँ पे I2 को तोड़ेगा, है ना, और यहाँ पे क्या बनाएगा, CH3I प्लस I फ्री रेडिकल। अब आप यहाँ पे ये ध्यान रखना कि बच्चों जो I फ्री रेडिकल होता है, I फ्री रेडिकल है ना, इसकी रिएक्टिविटी मिनिमम होती है, मिनिमम रिएक्टिव, मिनिमम रिएक्टिव, और इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसका मतलब यहां पे एक तो जो CH3I बनेगा और एक जो HI बनेगा, इन दोनों को बनाने के लिए याद रखना आपको हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिएगी। हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर, ठीक है ना, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर। यहां पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा चाहिएगी। क्यों चाहिएगी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो आयोडीन है, इस आयोडीन की रिएक्टिविटी काफी कम है। यहाँ पे आयोडीन की रिएक्टिविटी काफी कम होने की वजह से यहाँ पे आयोडीन यहाँ पे इससे आसानी से बॉन्ड नहीं बना पाएगा, है ना, आसानी से बॉन्ड नहीं बना पाएगा। और अगर बॉन्ड बनाना है तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे इसको काफी ज्यादा चाहिएगी, और इसकी वजह से यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा चाहिए होती है। तो ये जो दोनों स्टेप होती है इसके लिए भी डेल्टा एच का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये एंडोथर्मिक होता है। और याद रखना इस पूरे प्रोसेस के एंडोथर्मिक होने का रीजन क्या होता है, वेरी लो रिएक्टिविटी ऑफ आयोडीन, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा चाहिए होती है, और ये प्रोसेस भी क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक हो जाता है। आगे बच्चों समझ में ये, ठीक है। अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं फाइनली, यहाँ पे HiO3 का यूज क्या है, ठीक है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों ये फाइनली हो गया होगा आपको क्लियर, ठीक है ना, कि जो आयोडीनेशन जो होता है, आयोडीनेशन के केस में जो चेन प्रोपागेशन वाली जो स्टेप होती है ये भी एंडोथर्मिक क्यों होती है। अब फाइनली हम यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट सीख रहे हैं, और 12th क्लास में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से आता है। तो 12th क्लास के बच्चे जरूर अच्छे से सुनना इसे, और उसके अलावा कंपटीशन वाले भी इसको अच्छे से देखना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या है, सुनना अच्छे से, देखो वापस अपन इस रिएक्शन पे आ रहे हैं। यहाँ पे बच्चों ये जो रिएक्शन है आयोडीनेशन ऑफ मिथेन, अगर मैं यहाँ पे सिंपल मिथेन का आयोडीनेशन करूं सनलाइट की प्रेजेंस में, क्या बनाने के लिए, आयोडोमिथेन और HI बनाने के लिए, तो आप ये याद रखना कि ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल क्यों होती है, तो सुनना यहाँ पे जो HI होता है ये काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है ना, काफी अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, ठीक है ना, जो कि ऑक्सीडेशन के अंदर जाते हैं, मतलब जिनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन होता है। सुनना यहाँ पे देखो HI, अब आपको पता हो तो इसके अंदर क्या है कि जो हाइड्रोजन है ये तो काफी छोटा है, और आयोडीन जो है वो काफी बड़ा है, ठीक है। हाइड्रोजन तो काफी छोटा सा है, और उसके कंपेयर में अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन यहाँ पे काफी बड़ा है। तो यहाँ पे इनके बीच में जो भी बॉन्ड होगा वो बॉन्ड यहाँ पे काफी आसानी से ब्रेक हो सकता है, इजिली ब्रेक, ठीक है, इजिली ब्रेक हो सकता है यहाँ पे बॉन्ड, मतलब बॉन्ड जो है वो आसानी से टूट सकता है,
ठीक है। और यहाँ पे अच्छे से याद रखना कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट सकता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे H आसानी से निकल जाएगा। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और इसकी वजह से मैं HI को क्या बोल सकता हूं? काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो HI होता है वो HI यहाँ पे काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद रखना। और HI काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये वापस H को बाहर निकाल देगा, है ना। ये वापस H को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। और याद रखना ये जो CH3I है ये भी वापस फ्री रेडिकल के अंदर टूट जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ये चाहते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि इस रिएक्शन को हम एक ही डायरेक्शन में चलाएं, मतलब हमें CH3I मिल जाए, तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? HI को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन एक सिंगल डायरेक्शन में चले, मतलब हमें प्रोडक्ट क्या मिले? आयोडोमिथेन ही मिले, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस HI को यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कंसंट्रेट HNO3 या फिर कंसंट्रेट HiO3। ठीक है, यहाँ पे अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे लाइक कंसंट्रेट HNO3 या कंसंट्रेट HiO3। तो जब हम यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में लेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो रिएक्शन होगी वो एक सिंगल डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अपन ने मान लो HiO3 यूज में लिया, ठीक है ना। यहाँ पे अपन ने क्या किया? HiO3 यूज में लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अपन ने कंसंट्रेट HiO3 काम में ले लिया। अब ये HiO3 क्या करेगा? यहाँ पे रिमूव कर देगा किसको? HI को। यहाँ पे ये जो HI बनेगा ना, इस HI को ये रिमूव कर देगा। कैसे रिमूव कर देगा? तो देखना यहाँ पे ये जो HiO3 है ये यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेगा और HI के साथ रिएक्शन परफॉर्म करके क्या बनाएगा? ये I2 प्लस H2O। ठीक है, I2 प्लस H2O, मतलब पूरे के पूरे हाइड्रोजन का उसने यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर दिया। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे आपके? I2 प्लस H2O। ये जो I2 है ये फर्दर अपने रिएक्शन में काम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो I2 है ये फर्दर यहाँ पे रिएक्शन में क्या आ जाएगा? काम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेट HiO3 है उसने यहाँ पे क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना अच्छे से कि यहाँ पे जो कंसंट्रेट HiO3 है उस कंसंट्रेट HiO3 ने क्या किया? रिमूव कर दिया HI को बाय परफॉर्मिंग इट्स ऑक्सीडेशन, उसको ऑक्सीडेशन परफॉर्म करके। ठीक है, बाय परफॉर्मिंग इट्स ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ में? तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की रिएक्शन होती है, मतलब यहाँ पे ये काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। तो ये रिएक्शन हमेशा क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। और अगर आप इस रिएक्शन को एक ही डायरेक्शन में चलाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? HiO3 डालना पड़ेगा। तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं, याद रखना, CH4I2 ऑन द एरो सनलाइट एंड HiO3। तो अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट क्या लिख सकते हो? CH3I प्लस HI। अब ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे HiO3 जो होता है ना, HiO3 का मेन काम क्या होता है? रिएक्शन को रिवर्स होने से रोकता है। कैसे रोकता है? तो आप अच्छे से याद रखना कि जो HiO3 होता है वो HI का क्या परफॉर्म कर देता है? पूरा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयोडीनेशन का। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो आप अच्छे से। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा आयोडीनेशन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ तो बच्चों फाइनली ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो ये हमारा हुआ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो आज फाइनली हमने हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स कंप्लीट किया। इसको 3 पार्ट के अंदर देखा अपन ने। ठीक है ना, तो आप अच्छे से तीनों के तीनों पार्ट देखना यहाँ पे, इससे आपका हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो लेक्चर है ये पूरा का पूरा 11th क्लास, 12th क्लास और BSc सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो कंपटीशन वाले हैं उनका भी इसमें पूरा कवर किया गया है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7 से हम चालू करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स। ये तो हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स।
अब जो नेक्स्ट क्लास जो होगी, अपने नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा जो कि जरूरी है उस लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ये हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स हमारा खत्म हो चुका है। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। आप तीनों के तीनों वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना। ठीक है बच्चों, बाय बाय।